हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ईच स्टेप मैं सिंपल लैंग्वेज में आज आपको समझाऊंगी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री में आपके पास एक टॉपिक है यूनिट फोर्थ में बेसिकली, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर है, दैट मीन्स डीएनए और आरएनए के ऊपर है। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? as we already discussed that what is DNA. DNA is a deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी सेल्स में, और सेल्स में कहाँ पर? न्यूक्लियस में। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का मतलब होता है, डीएनए तो आप समझ ही गए हैं कि एक तरह का मटेरियल है हमारे सेल्स में, हमारे न्यूक्लियस में, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है और ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन? अब ये जो डीएनए होता है ये अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना। जैसे आप जानते हो फोटोकॉपी होती है, जैसे आपके पास ओरिजिनल है और उससे फोटोकॉपी हो जाती है ना। आपके पास फिर अलग अलग कितनी भी कॉपीज बना सकते हो आप ओरिजिनल से। तो ऐसे ही डीएनए क्या करता है? अपनी कॉपीज बनाता है। ठीक है, और कॉपी क्यों बनाता है कोई भी? ताकि और आगे जाके वो ग्रो कर सके, यानी कि उसमें नंबर ऑफ डीएनए जो है इंक्रीज होंगे अगर वो अपनी कॉपीज बनाएगा ना। सो डीएनए क्या करता है? अपना कॉपी बनाता है इटसेल्फ, उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। एक चीज क्लियर हो गई आपको कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जैसे फोटोकॉपी होती है ऐसे ही डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब क्रिक जो थे, क्रिक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 3 मॉडल्स दिए थे इस डीएनए रेप्लिकेशन के। मॉडल्स मतलब कि उन्होंने 3 मेथड से कहा था कि इन 3 तरह से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। पहला मेथड है कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा मेथड है डिस्पर्सिव मेथड, और थर्ड मेथड है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है कि जब पेरेंट डीएनए मतलब कि जो रेप्लिकेशन में जो डीएनए सीक्वेंस यूज हुआ है वो है पेरेंट डीएनए, जैसे पेरेंट सेल होती है। ठीक है, तो पेरेंट डीएनए और जो नया डीएनए बनेगा वो बिल्कुल अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड। नेक्स्ट डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड मतलब कि पेरेंटल डीएनए और जो नया डीएनए बनाया है वो मिक्स हो गए, यानी कि उनमें जो सीक्वेंसिंग है वो मिक्स हो गया है, इंटरमिक्सिंग हो गई है न्यू और पेरेंट में। सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है? जिसमें कि डीएनए में एक स्ट्रैंड, क्योंकि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ऐसे एक ये और दूसरा स्ट्रैंड ये, इस तरह से, तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में। ठीक है, सो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में बेसिकली एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट डीएनए का रहेगा और एक नया स्ट्रैंड बनेगा, तो उसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके, नाउ जो ये क्रिक ने 3 मेथड्स दिए थे, इनमें से एक ही मेथड ऐसा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यानी कि डीएनए एक्चुअल में, ये उस क्रिक की हाइपोथेसिस थी, तो एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये पाया गया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही होता है जिसके थ्रू डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। क्लियर? तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है जिसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ना कि इन दोनों मेथड के। ये जस्ट दे बोथ जस्ट आर हाइपोथेसिस। तो चलिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, इस चीज को हम आज पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये होती कहाँ है, लोकेशन क्या है। तो सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि रेप्लिकेशन किसका होना है? डीएनए का। तो ऑब्वियसली डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इसीलिए जो रेप्लिकेशन है वो भी कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। ठीक है, सो न्यूक्लियस ऑफ सेल इज अ लोकेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ
इन डीएनए रेप्लिकेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप 1 है एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमने, मेरी कुछ प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिसमें हमने प्यूरिन सिंथेसिस कैसे होती है या डीएनए के अंदर, एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि डीएनए 3 चीजों से बेसिकली मिलके बना हुआ है। पहला है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा होता है राइबो शुगर। ठीक है, सो ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो नाइट्रोजिनस बेस जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ये जो प्यूरिन पिरिमिडीन हमारी सेल्स में जब हम बनते हैं, फॉर्मेशन जब इनकी होती है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में मतलब ये मोनोफॉस्फेट्स की फॉर्म में बनते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि ये कोई काम नहीं कर सकते अपने आप, कोई एक्टिविटी नहीं शो करते। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म है इन न्यूक्लियोटाइड्स की, इनको हमें करना पड़ता है एक्टिवेट। हमारी सेल्स इनको पहले एक्टिवेट करती हैं और एक्टिवेशन में चाहिए होती है कुछ एनर्जी, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और एक एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर होता है, फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज नाम की एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, these inactive forms of nucleotides will convert into ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। यानी कि देखिए, डी, स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी, सो डीऑक्सी एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी guanosine मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट and deoxythymine monophosphate. Now these all monophosphate will convert into triphosphates. So deoxy adenine triphosphate, deoxy guanosine triphosphate, deoxy cytosine triphosphate and deoxy thiamine triphosphate. तो एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन 4 ये नाइट्रोजिनस बेस हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए के फॉर्मेशन में, और डीएनए के एक तरह से आप कह सकते हो कि कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट, जब ये एक्टिवेट हो गए सारे मोनोफॉस्फेट जो थे, नाइट्रोजिनस मोनोफॉस्फेट्स, ये अब नाइट्रोजिनस ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं, एक्टिव हो चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एंजाइम इज फॉस्फोराइलेज। नाउ द सेकंड स्टेप इज, अब हमें ये फाइंड करना है, यानी कि हमारे सेल्स को या इस प्रोसेस को, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, एंजाइम्स को, ये डिसाइड करना है कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये कहाँ पर होगी। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ऑरिजिन मतलब कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कहाँ पर होगा रेप्लिकेशन। तो सपोज ये कोई डीएनए का स्ट्रक्चर है और हम मान लेते हैं कि यहाँ से, यहाँ पे मैंने एक कट लगाया है, यहाँ पे क्या है, सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। सो ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ कट, थर्ड स्टेप है कट और इंसिजन ऑफ डीएनए, यानी कि जहां पर ओरिजिन है रेप्लिकेशन का, उस पॉइंट पे हम कट करते हैं, को कट करते हैं। कट क्यों? हमें इसे खोलना है, हमें इसे ओपन करना है, ये बंद है पूरा स्ट्रक्चर, अब हमें इसे क्या करना है, ओपन करना है, इस पे कट लगाएंगे हमने। बॉडी के अंदर सेल में ऐसा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स। सो यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कट या इंसिजन होता है डीएनए में। ठीक है, तो अब ये इंसिजन या कट किसके प्रेजेंस में होता है, एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये कट एक एंजाइम लगाता है जिस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज। तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ से इस डीएनए को खोल देगा, एक स्ट्रैंड को, आपको दिख रहा होगा ये ओरिजिन था, ये जो ब्लैक कलर से आप मैं शो करती हूँ, ये दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे कट हो गया इस एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम की वजह से, इंसिजन या कट लग गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा खुल गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये थोड़ा सा खुल गया है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें, अब आपको यहाँ पे सिर्फ दिख रहा होगा कि एक ही स्ट्रैंड यहाँ पे जस्ट कट लगा है, अब हम चाहते हैं कि ये खुल जाए, है ना, ये दूसरा स्ट्रैंड भी जो है ये खुल, मतलब ये खुल जाए और ये ऐसे हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हम चाहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से कट लगा है, अब हम चाहेंगे
कि ये खुल के और ये इधर आ जाए, मतलब ऐसे खुला हुआ स्ट्रक्चर हमें मिले। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अनवाइंडिंग करना, ये वाइंड हो रखा है ना, ये वाइंड हो रखा है, तो हम अनवाइंडिंग करना चाहते हैं या अनजिपिंग करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, अनजिपिंग। अनजिपिंग मतलब खोलना चाहते हैं डीएनए को। अब ये खोलने का काम कौन करता है, अब फिर एक एंजाइम होता है हमारे पास हमारी सेल्स में, डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम। अब ये डीएनए हेलिकेज क्या करता है, ये जितने, क्योंकि हम सब जानते हैं, अब इससे पहले के लेक्चर्स आप देखिए, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे डीएनए फॉर्म होता है और डीएनए के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है। तो एडिनिन होता है नाइट्रोजनस बेस, जो कि थाइमीन के साथ बाइंड रहता है, और साइटोसिन होता है जो कि गॉनेसिन के साथ बाइंड रहता है। अब ये आपस में बाइंड रहते किसके थ्रू है, बॉन्ड, ऑब्वियसली दो चीजों को जोड़ने के लिए बॉन्ड की आवश्यकता होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बॉन्ड होता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और डीएनए का स्ट्रक्चर खुल जाता है, यानी कि अनजिप्ड हो जाता है। तो मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम आया और कट तो आप पहले से ही लगा चुके थे, अब ये डीएनए हेलिकेज ने इसके स्ट्रक्चर को खोल दिया, आपको दिख रहा होगा ये खुल चुका है, थोड़ा ब्रॉड हो गया इसका ये, ठीक है। तो अनविंड हो गया है स्ट्रैंड डीएनए का। अब किसकी वजह से हुआ है, डीएनए हेलिकेज नाम के एंजाइम की वजह से हुआ है, जिसने कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया और डीएनए का जो स्ट्रैंड था वो अनवाइंड हो गया या अनजिप्ड हो गया है। अब हो सकता है कि, क्योंकि ऐसे भी एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो इस अनवाइंडिंग को दोबारा से बंद, मतलब ये दोबारा बंद भी हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो। क्यों, क्योंकि हमें नया डीएनए बनाना है, डीएनए को अपनी कॉपी बनानी है। तो क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में हम एक ऐसी चीज को ऐड करेंगे जो ये अनवाइंड, जो डीएनए स्ट्रैंड्स हुए हैं ये अनवाइंड ही रहें, ये दोबारा से वाइंड ना हो जाएं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ एक चीज की हेल्प लेंगे। तो वो चीज कौन है, वो है एसएसबीपी नाम की चीज। तो एसएसबीपी, ये एसएसबीपी क्या करता है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सो ये एसएसबीपी जिसका फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एसएसबी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एसएसबी बहुत हेल्पफुल है। ये क्या करता है, ये इनको दोबारा से अनवाइंड नहीं होने देता या इंटरकॉइलिंग नहीं होने देता है, ठीक है। सो द अनवाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड माइट कॉइल विद ईच अदर, तो दोबारा से कॉइल हो सकता है, दोबारा से वाइंड हो सकता है। तो एसएसबीपी क्या करता है, इनको अनकॉइल्ड होने में मदद करता है, क्योंकि ये एक फोर्स लगाता है दोनों स्ट्रैंड पे बाहर की तरफ। समझ गए आप। सो नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे एसएसबी का यूज किया हमने इस डीएनए पे जो कि ओपन था, जिसके दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड थे, और ये डॉट से आपको जो दिख रहे होंगे ये ही एसएसबीपी हैं जो दोनों अनवाइंड स्ट्रैंड्स पे आके बाइंड हो गए हैं, और अब ये दोबारा से बाइंड नहीं होगा। अब किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वाई नजर आ रहा होगा, ये वाई, ओके। सो ये वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क बन गया है रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। तो वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क इसको कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप दैट इज सिक्स्थ स्टेप। तो सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है अब देखते हैं। अब क्या होता है, जब हमारा डीएनए वाइंड हो, अनवाइंड मतलब हो गया है, और हमने एसएसबीपी का यूज करके उस पर फोर्स भी लगा दी है दोनों साइड्स पे स्ट्रैंड्स के, तो क्या होगा कि एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी ऊपर की साइड। ऊपर की साइड मतलब ये वाला साइड जो कि वाइंड है, उसमें एक टेंशन क्रिएट होगी। जब जब खींचातानी होती है तो टेंशन हो जाती है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर टेंशन होगी तो क्या होगा, ये डीएनए का ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हो सकता है डिफॉर्मेशन हो जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल डिस्ट्रॉय हो जाए या बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए पूरी तरह से, ये प्रोसेस में आगे इनिशिएशन इसका ना हो पाए। तो क्या होगा, रिलीज करेंगे हम पहले टेंशन को। तो रिलीज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको कहते हैं टोपो आइसोमरेज। क्या है एंजाइम का नाम, टोपो आइसोमरेज। तो ये टोपो आइसोमरेज नाम का एंजाइम क्या करता है, इस टेंशन को जो कि ऊपर के साइड एसएसबीपी की वजह से लग रही थी, क्योंकि एसएसबीपी क्या कर रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, और यहाँ पे जोर लग रहा है, तो इस जोर को
इस टेंशन को रिलीज कौन करता है? एक एंजाइम टोपोआइसोमरेज। तो टेंशन रिलीज हो जाती है और नॉर्मल स्ट्रक्चर दोबारा से मिल जाता है और अनवाइंड जो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब 7th स्टेप में क्या होता है? अब एक प्राइमर की जरूरत है जो कि क्या करेगा? आगे इस प्रोसेस को आगे डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। यानी कि आपको एक नया डीएनए फॉर्म करना है, कॉपी बनानी है, तो हमें एक स्मॉल फ्रेगमेंट चाहिए होगा स्टार्ट के लिए। तो सबसे क्या होगा यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। क्या बनेगा? अब आरएनए क्यों आया है यहाँ पे? मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि डीएनए और आरएनए सेम ही चीज है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होती है जबकि आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। उसके लिए आप नेक्स्ट एक वीडियो है जिसमें आप आरएनए और डीएनए का डिफरेंस क्लियरली आप देख सकते हो। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर इज द 7th स्टेप। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर क्या है? एक स्मॉल फ्रेगमेंट, यानी कि एक स्मॉल छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पार्ट है किसका? आरएनए का। और ये बनता कैसे है? ये एंजाइम, एक एंजाइम होता है हमारे सेल्स में, डीएनए प्राइमेज नाम का एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में ये आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है। क्लियर? सो आरएनए प्राइमर की एक प्रॉब्लम है, जब ये बन गया, ये डीएनए प्राइमेज ने इसको बना दिया आरएनए प्राइमर को, तो ये आरएनए प्राइमर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो डीएनए का 3 एंड प्राइम होता है वहां पे जाके अटैच होता है, 5 एंड पे अटैच नहीं होता। क्लियर? तो आरएनए प्राइमर कहाँ पे बाइंड होता है? 3 एंड पे, 5 एंड पे कभी नहीं होता। अब ये 3 एंड और 5 एंड क्या है? इसके लिए आप स्ट्रक्चर डीएनए का डीएनए सिंथेसिस देखिए, दूसरा वीडियो अवेलेबल है, आप चेक करिए प्लेलिस्ट में, बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है 2nd सेमेस्टर, और वहां पे आप डीएनए सिंथेसिस देख सकते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में बेसिकली मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 अपोजिट होता है। अब ये जो आरएनए प्राइमर है ये 3 एंड पे बाइंड होता है, 5 एंड पे बाइंड नहीं होता। तो ये आरएनए प्राइमर बन गया, ये रहा। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर बन गया। अब ये आके बाइंड होगा किस पे? 3 एंड पे, 5 एंड पे डायरेक्टली बाइंड नहीं होता। तो 5 पे तो ये, 3 पे तो ये डायरेक्टली बाइंड हो गया एक ही बारी में, ऐसे ऐसे आया और 3 एंड पे ऐसे बाइंड हो गया, ये रहा 3 एंड। ये 3 एंड है, ये 3 एंड है, यहाँ पे आके बाइंड हो गया इजीली। क्लियर? अब ये जो 5 एंड था यहाँ पे ये टुकड़ों टुकड़ों में बाइंड होता है, मतलब एक साथ बाइंड नहीं होता, कट 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 के बाइंड होता है, मतलब कोशिश करता है बाइंड होने की लेकिन प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता। तो ये क्या हो गया? 7th स्टेप। अब 8th स्टेप देखते हैं। अब बाइंड, ये ऐसे बाइंड हो चुके हैं। क्लियर? अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब क्योंकि ये बाइंड हो गया तो नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस 8th स्टेप में क्या होगा? इट इज डन बाय, अब नया जो स्ट्रैंड है वो कैसे बनेगा? इट इज डन बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आएगा और नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड। अब जितने भी एक्टिव न्यूक्लियोटाइड थे वही तो ऐड होने बाकी रह गए, तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हमने एक्टिव किए थे फर्स्ट स्टेप में वो सारे न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से 5 to 3 की डायरेक्शन में बाइंड हो जाएंगे। 5 to 3 डायरेक्शन किसकी? डीएनए की। ठीक है, डीएनए की 5 to 3 की डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज अट्रैक्ट्स ऑल द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट एंड न्यू डीएनए सिंथेसाइज। टेम्पलेट यानी कि, टेम्पलेट मीन्स ये टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पे आके सारे न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते जाएंगे और नया स्ट्रैंड, नया डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं सारी चीजों को इन शॉर्ट में जाकर। सो चलिए देखते हैं। अब हमने क्या देखा था कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक डीएनए है जिसमें 3 to 5 एंड और 5 to 3 एंड है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है आरएनए प्राइमर पे आके बाइंड हुआ और एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बना। इस स्ट्रैंड को कहेंगे, जो कि 3 एंड पे है, इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये एक ही बारी में फॉर्म हो जाता है और इसमें कोई भी कट या कोई भी आप कह सकते हो कोई भी
डिसकंटिन्यूएशन नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में बनता है ये, तो इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, अब ये जो सेकंड स्ट्रैंड है, फिफ्थ स्ट्रैंड, ये डिसकंटिन्यूएशन में बनता है, टुकड़ों में बनता है, इसीलिए इसको कहेंगे हम, ये फ्रेगमेंट्स में बना है, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। और इसका एक और नाम है यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स में बन रहा है तो इन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। कौन से फ्रेगमेंट्स? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो दो स्ट्रैंड बने, एक लीडिंग स्ट्रैंड बना जो कि 3 प्राइम एंड पे आरएनए प्राइमर के ज्वाइन होने से बना था, और एक फ्रेगमेंट बना है 5 एंड प्राइम पे जो कि टुकड़ों में बना था, और इसको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब क्या होता है, एक एंजाइम, बहुत ही अच्छा सा एंजाइम है, नाम है डीएनए लाइगेज। तो लास्ट में ये आता है और ये जो फ्रेगमेंट्स है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, इनको जोड़ देता है, यानी कि ग्लू लगा देता है, यहाँ पे चिपका देता है इनको। अब जब ग्लू लग जाएगा, चिपक जाएंगे ये, तो फिर ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि लीडिंग स्ट्रैंड है, और ये आपस में ओवरलैप करेंगे ऐसे दोनों स्ट्रैंड, और बन जाएगा नया डीएनए। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अपने नया रेप्लिकेट करके, ये देखिए ये बना लिया इसने, ठीक है, न्यू। अब ये भी प्रॉपरली फाइन फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू दिस डीएनए लाइगेज, और ये तो बन ही गया है ऐसे करके, ठीक है। और ये क्वाइल्ड जब आगे जाके ऐसे होगा तो ये क्या होगा, डीएनए, नया डीएनए बन गया, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क ऑन अ कमेंट बॉक्स टू मी, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच द वीडियोज विच वी हैव ऑलरेडी इन आवर प्लेलिस्ट। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो हमें बताइए, आई विल प्रोवाइड यू। आई नो, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।